ये लड़का एक अंधेरे डंजन से राक्षसों से भागते हुए निकल रहा था। अचानक उसकी नजर एक खजाने के संदूक पर पड़ी। कुछ उपयोगी खोजने की उम्मीद में वह तेजी से संदूक खोलने दौड़ा, लेकिन खजाने के बजाय एक आश्चर्यजनक चीज उसका इंतजार कर रही थी। एक काला स्लाइम सीधे उसके चेहरे पर कूदा और उसके मुंह और आंखों के रास्ते उसके सिर में घुस गया। यह एक अविश्वसनीय दर्द था जो तब तक रहा जब तक कि लड़के की आंख फट नहीं गई। जब उसने होश में आकर अपनी पहले वाली आंख की जगह देखी तो वहां एक बिल्कुल अलग काली आंख थी, जिसे सुपरबिया की आंख के नाम से जाना जाता है। इस आंख से उसे अत्यधिक शक्ति, सुपरविजन और प्रतिक्रिया गति में अविश्वसनीय वृद्धि मिली। कम से कम एक दुश्मन को ऐसी आंख से मारने के बाद वह कभी भी उससे कमजोर दुश्मनों के समूह से नहीं हारेगा। एक को मारने के बाद वह अजेय हो जाएगा। यह लड़का हमारी कहानी का नायक है। असल में वह उस उपन्यास का लेखक है जिसकी दुनिया में वह एक दिन फंस गया। अपने उपन्यास का अंतिम अध्याय पूरा करने के बाद उसे किसी तरह का एक पत्र मिलता है जो उसे अपनी ही कहानी में उसी खलनायक के शरीर में भेज देता है जिसके दुखद भाग्य को उसने लिखा था। ट्रांसमिग्रेशन के बाद नाम हू ह्यून खुद को एक बिस्तर पर लेटा हुआ पाता है। वह अपने आसपास के वातावरण और यहां तक कि अपने शरीर के बारे में भी पूरी तरह से अनजान है। जब वह शीशे के सामने जाता है और उसमें देखता है तो उसे कुछ परेशान करने वाले परिचित लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि यह भयावह रूप से लाल बाल, वह धूर्त मुंह और पतली कटी हुई आंखें जो हर भावना का पता छिपाती हैं। तभी उसे बिजली की तरह चौंकाने वाला एहसास होता है। उसने किसी और के शरीर पर कब्जा कर लिया है, और वह कोई और नहीं बल्कि आर्सेन एडेल है, उसके उपन्यास का सबसे शक्तिशाली खलनायक। चिंता की बात यह है कि उसकी हत्या होने में अब केवल कुछ ही दिन बाकी हैं। इससे पहले कि हम उस सब में जाएं, यहां इस खलनायक पर संदर्भ दिया गया है। मूल रूप से आर्सन परिवार का खून मिश्रित है, आधा राक्षस आधा मानव। उनकी रक्त रेखा में राक्षसी शक्तियों के कारण वे कभी साम्राज्य के सबसे महान परिवारों में से एक थे, लेकिन 6 विशिष्ट परिवारों के कारण जिन्होंने उन्हें नीचे गिराने के लिए मिलकर काम किया, वे कृपा से गिर गए। उस संदर्भ के साथ यह बहुत स्पष्ट है कि एडेल ने खलनायक का रास्ता क्यों चुना। उसने अपने परिवार को बर्बाद करने वाले परिवारों से बदला लेने की कोशिश की, लेकिन वह बुरी तरह विफल रहा। यही कारण है कि मूल एडेल ने सबसे पहले उपन्यास के निर्माता को बुलाया था। कुछ ही दिनों में एडेल उन 6 परिवारों के शूरवीरों के हाथों कुत्ते की मौत मर जाएगा। और यहां चौंकाने वाली बात यह है, प्रतिभा के मामले में एडेल पूरे उपन्यास में सबसे प्रतिभाशाली पात्रों में से एक है, इतना कि उसकी क्षमताएं मुख्य पात्रों को भी पीछे छोड़ देती हैं। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि खलनायक कितना शक्तिशाली है। हुआन ने कहानी को इस तरह लिखा कि वह मुख्य पात्र को कभी हरा नहीं सकता, चाहे जो भी हो। इससे भी बदतर, एडेल वर्तमान में अपनी मनाशक्ति माना का उपयोग भी नहीं कर सकता। काश हुयान को एडेल पर लगाई गई पाबंदियों का पता होता जो उसे परेशान करने वाली थीं, वह कभी भी इतनी बिगड़ी हुई कथा नहीं बनाता। यह पूरी तरह से खलनायक के खिलाफ ढेर लगा हुआ है। जैसे ही वह अपनी बदकिस्मती को कोस रहा था, उसने उसी तरह के पत्र पर ध्यान दिया जो मूल रूप से उसे इस दुनिया में लाया था। पता चला कि यह मूल एडेल द्वारा वुयान के लिए छोड़ा गया एक पत्र है। भाई ब्रो को उम्मीद है कि इसमें उसे शुरुआत करने के लिए कुछ उपयोगी सुराग मिलेंगे, लेकिन कागज पूरी तरह से खाली है। फिर अचानक पृष्ठ पर अक्षर प्रकट होने लगे। चमत्कारिक रूप से जो वाक्यांश सामने आया वह मूल एडेल का उसके निर्माता के लिए एक संदेश था। अगर हुआन इस शरीर में निहित शक्तियों का उपयोग करने का तरीका जानना चाहता है, तो एडेल चाहता है कि वह एक सरल हां या नहीं से उत्तर दे। बेशक हुआन फिर से कोसने लगा जब उसने महसूस किया कि वह वास्तव में सीधे एडेल से बात कर रहा था, वही आदमी जिसने उसे इस मुसीबत में डाला। कागज ने एक बार फिर उसे हां या नहीं में जवाब देने पर जोर दिया। आखिरकार भाई ब्रो हार मान गया और हां कहा। अब जबकि वान तैयार है, एडेल समझाता है कि वह इस पेपर पर उसके निर्माता द्वारा लिखे गए किसी भी सवाल का जवाब देगा। कुछ प्रश्न मुफ्त हो सकते हैं, लेकिन अन्य की कीमत होती है।
प्रश्न जितना महत्वपूर्ण होगा, लागत उतनी ही अधिक होगी। स्वाभाविक रूप से वू यून ने अपना मौका लिया और सबसे बड़ा सवाल पूछा, अपनी मूल दुनिया में कैसे लौटें? एडेल ने तुरंत जवाब दिया कि यह असंभव है। खैर, वू यान को पहले से ही इसका कुछ अंदाजा था, इसलिए वह बुरी खबर के लिए तैयार था। अगला, उसने अधिक व्यावहारिक प्रश्न पूछा, मना शक्ति माना का उपयोग कैसे करें और एडेल की अद्वितीय क्षमताओं को कैसे सक्रिय करें? पता चला कि इस प्रश्न की कोई फीस नहीं है। एडेल ने सीधे ज्ञान को हुयंस के दिमाग में अंकित कर दिया। जैसे ही ऐसा हुआ, हुहुन को अपने शरीर में मना शक्ति माना प्रवाहित होती हुई महसूस होने लगी। एडेल के शरीर की पहली विशेषता है किसी की पांचों इंद्रियों को छीन लेने की क्षमता, जिसे डार्कनेस कहा जाता है। अगली है आभा ओरा का उपयोग करके विरोधियों को नियंत्रित करने की शक्ति, जिसे किलिंग इंटेंट कहा जाता है। जब चू इसे सक्रिय करता है तो वह इसे काम करता हुआ महसूस कर सकता है। यह उसे थोड़ा खुश करता है। कम से कम अब वह प्रशिक्षित शूरवीरों या सैनिकों को नहीं तो साधारण लोगों को नियंत्रित कर सकता है। आखिरी प्रमुख प्रतिभा जो उसे सीखनी है वह है एडेल की सबसे ताकतवर क्षमता, पोजीशन ट्रांसफर 1। जैसा कि नाम से पता चलता है, पोजीशन ट्रांसफर 1 उसे सचमुच अपनी पसंद की किसी वस्तु के साथ स्थान बदलने देता है। यह मूल रूप से परम हत्याकांड चाल, अल्टीमेट असैसिनेशन मूव है। जैसे ही वह इसे सक्रिय करता है, कुछ जादुई मंत्र, मैजिक मम्बो जम्बो शुरू हो जाता है, जो एक स्पष्ट संकेत है कि शक्ति वास्तव में काम कर रही है। लेकिन यह अभी इतनी बड़ी नहीं है। वह केवल 20 वर्ग गज की त्रिज्या के भीतर ही स्वैप कर सकता है, जो मूल कहानी में एडेल की शक्तियों की तुलना में कुछ हतोत्साहित करने वाला है। फिर भी अगर वह हर दिन अभ्यास करता रहा तो वह सुधार करेगा। इसलिए उसने पास के एक सूट ऑफ आर्मर के साथ स्थान बदलकर इसका परीक्षण करने का फैसला किया। जैसे ही उसने इसे सक्रिय किया, वह अपने स्थान से गायब हो गया और सूट ऑफ आर्मर वहां प्रकट हो गया। स्वैप सफल रहा, लेकिन ब्रो बिल्कुल सहजता से नहीं उतरा। अनुमान लगाया कि उसे बस और अभ्यास की जरूरत है। इस बीच शूरवीरों का एक समूह सीधे उसके निवास की ओर बढ़ रहा था, आर्सन परिवार की संपत्ति पर उसकी जान लेने के लिए तैयार। वे शूरवीर अंततः अपने गंतव्य पर पहुंचे, जो लायन काउंटी का प्रतिनिधित्व कर रहा था। अपनी दृढ़ निश्चयी आंखों से कप्तान फेल्ट्स ने एडेल के नौकरों से सीखा कि खलनायक अपने कमरे में आराम कर रहा है। नौकर चिंतित थे कि एडेल दिनों से हिला भी नहीं है और वह अंदर बंद है। बिना चेतावनी दिए घुसकर फेल्ट्स और उसके आदमी अपने लक्ष्य का सामना करते हैं, जो आराम से मजे कर रहा है, क्योंकि वह कप्तान के उस क्रूर मिशन पर टिप्पणी करता है जिसमें एक युवक को खत्म करना है। एडेल की बातें सुने बिना फेल्ट्स ने केवल अपने आदमियों को तुरंत बच्चे को खत्म करने का आदेश दिया, लेकिन वे हमारे लड़के की पोजीशन ट्रांसफर क्षमता के लिए तैयार नहीं थे, जो उसे एक निर्धारित त्रिज्या में किसी भी वस्तु के साथ स्थान बदलने की अनुमति देती है। उस शूरवीर की तलवार को निशाना बनाते हुए जो उस पर हमला करने वाली थी, उसने क्षमता शुरू की और हाथ में शूरवीर की तलवार लेकर आगे बढ़ गया। उसका अप्रत्याशित हमला सफल रहा, उसके विरोधी को काटते हुए, और फेल्ट्स और उसके आदमियों को चौंका दिया। अपनी पहली हत्या से दूर हटते हुए खलनायक बस अगले व्यक्ति का इंतजार करता है जो उसके साथ गड़बड़ करे। फेल्ट्स अभी भी अपनी संख्या पर भरोसा दिखाता है और अपने आदमियों को सीधे आदमी पर हमला करने का आदेश देता है। युद्ध छिड़ जाता है, लेकिन उनका मुकाबला करने के बजाय एडेल एक खिड़की तोड़ता है और कूद जाता है, साथ ही अपनी क्षमता के उत्कृष्ट अनुप्रयोग का उपयोग करता है। उसने पहले तलवार को जमीन में फेंका, फिर उसने पोजीशन ट्रांसफर क्षमता को समय पर सक्रिय किया, ठीक समय पर खुद को तलवार से बदल लिया। इससे उसे गिरने से होने वाले नुकसान से निपटने से बचने और सुरक्षित भाग निकलने की अनुमति मिली। अगला, उसे आर्सन परिवार के जंगल में भागने की जरूरत थी। जैसे ही वह जंगल में घुस रहा था, फेल्ट्स ने अपने आदमियों को अपने लक्ष्य का पीछा करने और उसके खात्मे की पुष्टि करने का आदेश दिया। आइए परिप्रेक्ष्य बदलते हैं आर्सन जंगल की ओर, जहां हमारा लड़का हाँफ रहा है और उसके पैर जितना संभव हो उतनी दूरी बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
बात यह है कि भले ही वह इस क्षेत्र से भाग गया हो, हमारा लड़का जानता है कि आगे केवल मौत ही निश्चित है। इसलिए क्षेत्र से भागने के बजाय वह जंगल में गेट का उपयोग करके राक्षसी लोक डिमोनिक रियल्म तक पहुंचने की योजना बना रहा है। राक्षसी लोक को मनुष्यों के खिलाफ युद्ध के कारण भारी नुकसान हुआ था, इसलिए उसे उम्मीद है कि जरूरत के समय में वे उसकी मदद स्वीकार करेंगे, भले ही वह खुद एक इंसान है। हालांकि यह उसकी प्रारंभिक योजना थी। फेल्ट और उसके शूरवीर पहले ही यहां आ चुके हैं और वे उसे खोजने के लिए तेजी से फैल रहे हैं। सौभाग्य से खलनायक अभी भी छिपा हुआ है, लेकिन उसे गेट का सटीक स्थान ढूंढने में कठिनाई हो रही है। जहां गेट हो सकता है, इसका एक मोटा अंदाजा लगाते हुए उसने एक टहनी पर कदम रखा और तुरंत शोर से ध्यान खींच लिया। फेल्ट्स ने इधर उधर खेलना बंद कर दिया और अपने रास्ते में सब कुछ नष्ट करने के लिए अपनी विशाल शक्ति का प्रयोग किया। उसने अंततः अपना लक्ष्य ढूंढ लिया, जो हमारे लड़के के लिए बुरी खबर है, खासकर जब से उसके पास केवल 2 और पोजीशन ट्रांसफर का उपयोग करना बाकी है। उसकी प्राथमिकता लड़ने के बजाय गेट ढूंढना है, लेकिन इस समय एडेल के शरीर के अंदर का लेखक असहज महसूस करने लगा है। इसलिए वह एडेल की वास्तविक आत्मा ट्रू स्पिरिट से परामर्श करता है और गेट का स्थान पूछता है। चूंकि यह गुप्त ज्ञान है, इसकी कीमत 100 सोने के सिक्के या एक विशेष अवशेष रेलिक है जो रैंक या उससे अधिक का दावा करता है। लेखक इस बात से बेहद नाराज है कि वह अपने जीवन के लिए चल रही टाइम ट्रायल के बीच में इस तरह की बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। दुर्भाग्य से फेल्ट्स का नवीनतम हमला हमारे लड़के तक पहुंच गया, जिसे पेड़ से टकराकर गिरा दिया गया। उसके नीचे गिरने पर निर्दयी कप्तान ने अपनी तलवार तैयार की, यह सवाल करते हुए कि क्या नृशंस खलनायक सचमुच सोचता था कि अगर वह अपनी जान बचाकर भागता है तो जीवित रह सकता है। अपने चेहरे पर एक भयावह मुस्कान उकेरते हुए फेल्ट्स ने वादा किया कि एडेल आज ही अपना अंत पालेगा। घायल होने के बावजूद युवक ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। वह किसी भी चीज के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, सिवाय इसके कि वह जीवित रहने के लिए दृढ़ संकल्पित था। यह महसूस करते हुए कि वह वैसे भी अपने जीवन के कगार पर है, एडेल अपने प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ अंतिम उपाय का उपयोग करने के लिए उठ खड़ा हुआ। फेल्ट्स को उसकी दृढ़ता परेशान करने वाली लगती है। हालांकि वह आधे राक्षस का सम्मान करता है जो अपने परिवार के मुखिया के रूप में अपने गर्व का दावा करता है। जवाब में एडेल उसे याद दिलाता है कि कप्तान और उसके जैसे शूरवीरों को तो गरिमा, डिग्निटी की छाया भी महसूस नहीं करनी चाहिए जब वे यहां एक छोटे बच्चे पर गैंगअप कर रहे हों। भाई ब्रो ने सचमुच फेल्ट्स को एक नैनी बनने के लिए पेशा बदलने को कहकर उसकी जान ले ली। हाँ, इसे ठंडा करने के लिए कुछ गंभीर बर्फ, सीरियस आइस की आवश्यकता होगी। पूरी तरह से उकसाए जाने पर कप्तान ने अपनी तलवार अपने लक्ष्य की ओर इंगित की, ठंडे अंदाज में घोषणा करते हुए कि वह अब अपनी तलवार के साथ निर्दयी होने में संकोच नहीं करेगा। वह सुनिश्चित करने की योजना बना रहा है कि तलवार बच्चे के दिल में घुस जाए। फेल्ट्स ने घातक प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा, यह नहीं जानते हुए कि यही क्षण वह था जिसका हमारा लड़का इंतजार कर रहा था। वह विशेष स्पेशल नोट निकालता है जिसका उपयोग वह एडेल के साथ संवाद करने के लिए करता है और उसे फेल्ट्स की तलवार के संपर्क में लाने के लिए मजबूर करता है। शायद आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। हमारा लड़का इतना चतुर है कि उसने अपने प्रश्न के उत्तर को जानने की लागत के रूप में अपने प्रतिद्वंद्वी के विशेष कलाकृति आर्टिफैक्ट का उपयोग किया। इससे उसका लक्ष्य प्राप्त होता है और साथ ही फेल्ट्स का हथियार भी छीन लिया जाता है। एडेल के चेहरे पर वह खुशी भरी "मैंने तुम्हें मूर्ख बनाया भाई, आई फूल्ड यू ब्रा" मुस्कान थी, जबकि कप्तान की तलवार उसके आश्चर्य के लिए कुछ भी नहीं बिखर गई। कलाकृति के पुरस्कार के रूप में राक्षसी गेट, डिमोनिक गेट की स्थिति स्पष्ट हो गई और इसलिए हमारा लड़का फिर से कूदने के लिए पोजीशन ट्रांसफर का उपयोग करता है। फेल्ट्स ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अक्षम कप्तान ने अपना मौका गंवा दिया। खलनायक अपने विशेष गेट को खोजने के लिए भाग निकलता है। अंत में उस लाल रंग की गहरे ऊर्जा के प्रवाह, रेड टेंड्रिल्स ऑफ डार्क एनर्जी वाले विशेष गेट का पता लगाने के बाद एडेल ने अपना उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। लेकिन यह आदमी फेल्ट्स तिलचट्टे कॉकरोच की तरह है।
वह हमारे लड़के पर एक धमाकेदार लट्ठा फ्रीकिंग लॉग फेंकता है, और जब वह एडेल के सिर के संपर्क में आने वाला होता है तो वह अपने पोजीशन ट्रांसफर का अंतिम उपयोग सक्रिय करता है। कप्तान से किसी दिन फिर मिलने का वादा करता है। फेल्ट्स इस बात से निराश है कि उसका लक्ष्य राक्षसी लोक में भाग गया, एक ऐसी जगह जहां केवल अंधेरा उसका इंतजार कर रहा है। कुछ समय बीत जाता है और हम एडेल को अपने आप बैठे हुए देखते हैं और कुछ मांस चबा रहे होते हैं। वह सोचता है कि उसके गेट से सफलतापूर्वक गुजरने और डंजन में प्रवेश करने के बाद कितना समय बीत गया है। यह डंजन वास्तव में एक मानव निर्मित डंजन, ह्यूमन मेड डंजन है, जिसे किसी ने गुप्त राक्षसी कलाओं, सीक्रेट डिमोनिक आर्ट्स का उपयोग करके बनाया था। अब वह यहां रखे गए बिस्तर में जर्की पाकर काफी हैरान है। एडेल सोचता है कि क्या इसे जानबूझकर किसी खजाने की रक्षा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके अलावा यहां एक विशेष बाधा, बैरियर है, जो सामने से किसी भी ब्लेड को विक्षेपित कर देती है। यहां एक पत्थर का रक्षक, स्टोन गार्डियन भी है, जो इस मानव निर्मित डंजन की रहस्यमय उत्पत्ति को और जोड़ता है। पत्थर का रक्षक अपने आप में डरावना दिखता है, और यहां तक कि एडेल भी जानता है कि अगर वह इसे चुनौती देने के लिए बाधा को पार करता है तो उसे सचमुच थप्पड़ मारा जाएगा, इसलिए वह ऐसा करने की कोशिश नहीं करेगा। अंत में विशेष नोट चमक उठता है, क्योंकि एडेल की वास्तविक आत्मा लेखक के साथ संवाद करती है, उसे कीमत, प्राइस के नियमों में हेरफेर करने के लिए दंड, पेनल्टी की चेतावनी देती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने बलिदान के रूप में फेल्ट्स की तलवार का उपयोग करने की कोशिश की। यह चाल इस बिंदु से परे अब काम नहीं करेगी, लेकिन लेखक भी सोचता है कि यह पहले ही पागलपन है, वह इसका उपयोग कर पाया। इसके अलावा उसे इसके लिए दंडित भी नहीं किया जा रहा है। अचानक लेखक का ध्यान एक पत्थर की ओर खींचा जाता है, जो दीवार पर दूसरों से अलग दिखता है। पत्थर के साथ बातचीत करते हुए उसे एहसास होता है कि यह केवल एडेल की शक्तियों के लिए धन्यवाद है कि वह कुछ चीजों को समझ पा रहा है। एक दृढ़ आवाज उससे जवाब देती है, उसे बताती है कि उसे इस फंक्शन का उपयोग करने का अधिकार नहीं है। हमारा लड़का दृढ़ता से संदेह करता है कि यह पत्थर बाधा को निष्क्रिय करने की कुंजी होनी चाहिए। चूंकि वह उसका उपयोग नहीं कर सकता, वह बाधा से बचने के लिए दूसरे रास्ते का उपयोग करने की योजना बना रहा है। उसे एक पत्थर दिखाई देता है जो संभवतः पत्थर के रक्षक के शरीर से गिर गया था। भले ही यह एक पत्थर है, यह इस मामले में उपयोगी साबित हो सकता है। अपनी पोजीशन ट्रांसफर क्षमता को सक्रिय करते हुए लेखक पत्थर के टुकड़े के साथ स्थान बदलता है, फंक्शन को सक्रिय किए बिना सुरक्षित रूप से बाहर निकलता है। लेकिन यह आदमी अपनी उत्तेजना में बहुत फंस गया है और बाहर के राक्षसी पत्थर के ड्रैगन, डिमोनिक स्टोन ड्रैगन को भूल जाता है। प्राणी उसके चेहरे पर दहाड़ता है, उसे सावधान रहने के लिए सचेत करता है। दृश्य राक्षसी लोक में डीमंस कैसल में कट जाता है, जहां बियर्स परिवार, बेयर्स फैमिली के मुखिया क्री अपने नौकरों को काम में व्यस्त देख रहे हैं। वह टिप्पणी करता है कि शायद यह उसकी बेटी की छापेमारी रेड के प्रयास के कारण है कि उसके लोग ओवरटाइम काम कर रहे हैं। क्री को नहीं पता कि स्थिति को कैसे संभाला जाए। बात यह है कि अगर उसकी बेटी सफल होती है तो उसे साइटान में प्रवेश का अधिकार दिया जाएगा, जो एक राक्षसी स्कूल, डिमोनिक स्कूल होना चाहिए, और यहां तक कि अगर वह सख्ती से उसे असफल होने का आदेश देता है तो भी वह किसी भी तरह उसके निर्णय के खिलाफ विद्रोह करेगी। आखिरकार उसकी बेटी उन हत्यारे मनुष्यों के खिलाफ बदला लेने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने पर आमादा है जिन्होंने उसकी मां को मार डाला। वाह, उसकी उम्र की एक लड़की के लिए यह वास्तव में एक दुखद बोझ है। वैसे भी उसके पिता चिंतित हैं कि वह एक निर्दयी राक्षसी स्कूल में पिट सकती है। अचानक उसकी एक नौकरानी उसे परेशानी के बारे में सूचित करने आती है। क्री अपने विचारों से विचलित होने पर बेहद उत्तेजित है। नौकरानी डर में माफी मांगती है और अपने मालिक को सूचित करती है कि छिपे हुए डोमेन, हिडन डोमेन में एक अज्ञात व्यक्ति के बारे में खबर है। उन्होंने उस व्यक्ति के कई ऊर्जा निशान, एनर्जी ट्रेसेस का पता लगाया है, जिसने दरवाजा खोला है, जिससे भारी भ्रम पैदा हो रहा है। इसके अलावा उनकी पहचान अभी भी अज्ञात है। उनके बारे में केवल एक चीज जो वे जानते हैं
वह यह है कि उस व्यक्ति ने अंदर से दरवाजे के फंक्शन के साथ बातचीत करने की कोशिश की। यह राक्षसी मुखिया को चिंतन की स्थिति में डाल देता है। वह सोचता है कि क्या मानव को महान युद्ध ग्रेट वॉर के दौरान राक्षसी गेट के माध्यम से बुलाया गया था, यह विश्वास करते हुए कि कीट वैसे भी मर जाएगा। वह सोचता है कि अभी के लिए यह एक महत्वहीन मामला है। वह केवल अपनी बेटी की परीक्षा के ठीक होने की परवाह करता है। क्रीड मानव पक्ष से एक मोहरा पॉन प्राप्त करने की संभावना से खुश होता है, अगर चीजें उसके लिए अच्छी हुईं। वैसे भी आइए हमारे लड़के के पास वापस चलते हैं, जिसने तुरंत डोमेन से बाहर निकलने और अपने भले के लिए वापस अंदर टेलीपोर्ट करने के अपने फैसले पर पछतावा किया। ये आदमी स्पष्ट रूप से एक भेड़िए द्वारा जिंदा खाए जाने की उम्मीद नहीं कर रहा था। प्राणी उसे बाहर से घूर रहा है, जबकि लेखक महसूस करता है कि उसकी स्थिति कितनी खराब है। भले ही वह बाधा से मुक्त हो जाए, यह उसे केवल गंभीर खतरे में डालेगा। अचानक लेखक एक एहसास से प्रबुद्ध होता है। भेड़िया प्राणी पत्थर से बना है। इसका मतलब है कि उसकी क्षमता इस पर काम कर सकती है। फिर से पोजीशन ट्रांसफर सक्रिय करते हुए वह बाधा के बाहर पत्थर के भेड़िए को लक्ष्य बनाने के लिए मजबूर करता है। उसकी योजना आश्चर्यजनक डिग्री तक सफल रही। राक्षस को अंदर फंसा दिया और उसे बाधा की पकड़ से मुक्त कर दिया। भेड़िए को यह एहसास होने में थोड़ा समय लगता है कि वह अंदर फंसा हुआ है। अपने कई प्रयासों के बावजूद वह बाधा को पार करने में असमर्थ है। एडेल भाग जाता है और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है, जब अचानक भाई ब्रो अंधकार अबिस के एक और भयावह प्राणी से टकरा जाता है। उसने जल्दी से महसूस किया कि हर स्तर पर एक मिशन है, और यह विशाल बग उस भेड़िए से भी अधिक डरावना दिखता है जिससे वह अभी बचा था। मजेदार बात यह है कि एडेल प्राणियों पर अपनी पोजीशन ट्रांसफर क्षमता का बार बार दुरुपयोग करता रहता है, बार बार राक्षसों को उसमें फंसाता है। यह उनकी निर्जीव प्रकृति इनएनिमेट नेचर के कारण है कि वह अपनी शक्तियों का पूरी तरह से दुरुपयोग कर सकता है। अंत में छिपे हुए डोमेन के अंतिम चरण तक पहुंचने पर एक आवाज उसे बुलाती है, उसे अंतिम बाधा तक पहुंचने के लिए बधाई देती है। यह आश्चर्यजनक रूप से स्वागत योग्य है, खासकर एडेल जैसे मानव के लिए। लेखक आकलन करता है कि यह बॉस रूम होना चाहिए, और जो वह देखता है वह वास्तव में भयानक है। यह एक डेथ नाइट है। आभा ऑरा खेती फार्मिंग कर रहा है और अपने निर्दोष कवच इमैक्युलाटी आर्मर का प्रदर्शन कर रहा है। अपने शरीर से निकलने वाली ताकत से एडेल इसकी ताकत की तुलना कप्तान फेल्ट्स से करता है। भाई ब्रो ने डेथ नाइट के साथ बातचीत करने में भी दिलचस्पी नहीं दिखाई और अपनी पोजीशन ट्रांसफर क्षमता के उपयोग का स्पैम करता है। बॉस राक्षस के अपना वाक्य पूरा करने से पहले ही बेचारा बाधा में फंस गया। एडेल आगे बढ़ता है और वह खजाना संदूक ट्रेजर बॉक्स ढूंढ लेता है जिसकी वह तलाश कर रहा था। यह उसकी अपेक्षाओं से अलग है क्योंकि उसने उस पर उकेरी गई एक विशेष सजावट स्पेशल ऑर्नामेंट की उम्मीद नहीं की थी। यह काला ड्रैगन सजावट ब्लैक ड्रैगन ऑर्नामेंट वास्तव में उच्चतम श्रेणी के राक्षसी परिवारों का प्रतिनिधित्व करती है। उनमें स्लॉथ फैमिली, लस्ट, ग्लटनी, रैथ, एनवी और अंत में ग्रीड शामिल हैं। ब्लैक ड्रैगन प्रतीक बियर्स फैमिली का प्रतिनिधित्व करता है, जो गर्व प्राइड के पाप को दर्शाता है। यह वही परिवार भी है जिसका नेतृत्व क्री करता है। बेशक केवल यह खुलासा ही हमारे लड़के के अस्तित्व के लिए खतरा है। वह अपनी किस्मत आजमाता है और बच निकलने का रास्ता खोजने के लिए संदूक खोलता है। अभी के लिए वह केवल राक्षसी लोग से बचने की परवाह करता है, लेकिन उसके भय के लिए संदूक से एक छायादार धुंध शैडोवी मिस्ट निकलती है और उसके चेहरे पर हमला करती है। अंधेरी ऊर्जा उसके अंदर जबरदस्ती घुस जाती है। रुको, उस तरह से नहीं, ये बस अंदर जा रही है। टिप्पणियां कमेंट्स इस पर एक मैदानी दिन फील्ड डे मनाएंगी। अंधेरी ऊर्जा को संभालने में असमर्थ एडेल दर्द में दहाड़ता है क्योंकि उसका मानव शरीर अत्यधिक पीड़ा का अनुभव करता है। परिणाम क्रूर है, जिसका अर्थ है कि उसका सिर 1,00,000 टुकड़ों में फट गया। लेकिन जाहिर है कि ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वह बाद में जागता है और वह अभी भी ठीक है। उसकी आंख बदल गई क्योंकि काले तरल ने उस पर हमला किया
और उसे सुपरबाया की आंख, आई ऑफ सुपरबिया दी, एक विशेष नेत्र क्षमता, ऑक्यूलर एबिलिटी, जो उसकी गतिशील दृष्टि, डायनामिक आईसाइट को बढ़ाती है और केवल दुश्मन को मारने के बाद सक्रिय होती है। अब भाई ब्रो सोचता है कि वह अजेय है, क्योंकि वह एक साथ दर्जनों दुश्मनों का सामना कर सकता है। वह राक्षसी लोक में आने के अपने फैसले से प्रभावित है और यहां से वह आगे आने वाली चीजों के लिए खुद को तैयार करता है। संदूक के आगे एक विशाल द्वार, डोरवे है। एडेल सोचता है कि उसे कैसे कार्य करना चाहिए, क्योंकि बाहर उसे जब्त करने के लिए बहुत सारी ताकतें तैनात होंगी। बाहर जाना व्यावहारिक रूप से उसकी मौत सुनिश्चित करता है, इसलिए उसे दूसरे रास्ते के बारे में सोचना होगा। वह प्रकाश की तुलना में तेज, फास्टर देन लाइट, आत्मसमर्पण करने की संभावना से खेलता है, जो मजाकिया है, लेकिन यह भी काम नहीं करने वाला। अभी मुद्दा यह है कि वह आर्सन परिवार से संबंधित है और जिस क्षण राक्षसों को उसके बारे में पता चलेगा, वे उसे मार डालेंगे। इसलिए वह अपनी गर्दन पर चिन्ह, इंसिग्निया, को ढकने के लिए आगे बढ़ता है। जहां तक पहले वाले डेथ नाइट का सवाल है, भाई ब्रो यहां बाधा के खिलाफ अपनी तलवार तोड़ रहा है और मुक्त होने की मांग कर रहा है। परेशान डेथ नाइट उसे सचेत करता है कि उसकी महारानी हर हाइनेस आ रही है, लेकिन बेशक एडेल को पता नहीं है कि वह कौन है। इसी क्षण उसे एहसास हुआ कि छिपे हुए डोमेन के आसपास रॉक बेड्स और जर्की क्यों थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह छिपा हुआ डोमेन उच्च परिवारों के लिए अपने बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए एक परीक्षण स्थल, टेस्टिंग ग्राउंड है। उसके लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि वह किससे निपट रहा है, इसलिए उसने तुरंत वास्तविक एडेल से संवाद करने के लिए अपना विशेष नोट निकाला। लेखक उससे पूछता है कि उसके सबसे निकट का पात्र अभी कौन है। एक बार फिर एडेल की आत्मा उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक बलिदान, सैक्रिफाइस की मांग करती है। दुर्भाग्य से लेखक यहां एक चुटकी, पिंच में है, इसलिए सोने या कलाकृतियों, आर्टिफैक्ट्स के साथ भुगतान करने के बजाय वह अपनी मनाशक्ति, माना के 100 अंक खर्च करता है, जो चीजों को संभालने का एक क्रूर तरीका है। अंत में उसके प्रश्न का उत्तर प्रकट होता है। एडेल के सबसे निकट का व्यक्ति रिने खुद है, जो बियर्स फैमिली के राक्षसी मुखिया की सबसे छोटी बेटी है। हमारा लड़का एक ओह मैं फंस गया हूं, ओ आई एम स्क्रूड का एहसास करता है, क्योंकि उसके लिए उसे हराने का कोई रास्ता नहीं है। सुपरबिया की आंख, जिसे उसने चुराया था, प्रशिक्षण पूरा करने के लिए उसका इनाम होना चाहिए, और हमारा लड़का सचमुच उपलब्धि चुरा लेता है, क्योंकि राक्षसी सेना, डिमोनिक आर्मी में उसके पास बहुत अधिक अथॉरिटी है। एडेल यह मान रहा है कि वह पत्थर के रक्षकों को नष्ट कर देगी और उसके सामने प्रकट होगी। बिल्कुल वही होता है जब रेने डेथ नाइट को टुकड़े टुकड़े कर देती है और उसके सामने मानव का सामना करती है। गंभीर स्वर में वह आदमी की पहचान जानना चाहती है, यह महसूस करते हुए कि इससे बाहर निकलने का वास्तव में कोई रास्ता नहीं है। एडेल उसके सामने घुटने टेक कर समर्पण कर देता है। वह वास्तव में उसे यह बताकर हेर फेर करता है कि उसने सफलतापूर्वक छिपे हुए डोमेन को पूरा किया और योग्य बन गई। लेकिन राक्षसी राजकुमारी, डिमोनिक प्रिंसेस, वास्तव में नाराज है और इसके लिए तैयार नहीं है। पसीने से तर, यह जानते हुए कि वह यहां मर सकता है, लेखक उससे झूठ बोलता है, उसे बताता है कि वह उसका अंगरक्षक, बॉडीगार्ड होना चाहिए, जिसे उसके पिता ने नियुक्त किया है। वह यह भी खुश है कि उसने अभी तक सुपरबिया की आंख पर उसके कब्जे को नहीं पहचाना है। उसके सामने कीट, वर्मिन पर अविश्वासपूर्ण नजरों के साथ वह उसे अंगरक्षक होने के लिए दयनीय रूप से कमजोर दिखने का मजाक उड़ाती है। एडेल जोर देकर कहता है कि वह वास्तव में काफी सक्षम है, अपने लुक्स के बावजूद, और वह धीरे धीरे इस मुलाकात के प्रति आशावादी हो रहा है। वह अपनी ब्लेड नीचे करती है और हंसती है। उसका विश्वास हासिल करने के प्रयास में एडेल उसकी तलवार के साथ स्थान बदलता है और उसकी आंखों के सामने प्रकट होकर रेने को चौंका देता है। वह उस पर हमला करने के लिए कुछ नहीं करता है, हालांकि, और बस पूछता है कि क्या उसकी क्षमताओं से वह प्रभावित थी। रेने उसका हाथ पकड़ती है और फिर तुरंत छीन लेती है। वह कुछ नहीं कहती, जिससे वह अपना दिमाग खो देता है,
सोचता है कि अब वह उसके बारे में क्या सोचती है। कैजुअल कैजुअल खेलते हुए वह उसे बताता है कि उन्हें एक साथ बाहर जाना चाहिए क्योंकि मुखिया पेट्रियार्क उसके आगमन का इंतजार कर रहा है। यह आदमी एक टॉप टियर गैस लाइटर है। गो डैम। एडेल यह भी बताता है कि वह अन्य कर्तव्यों का ध्यान रखेगा जो उसके पिता द्वारा उसे सौंपे गए हैं। अंदर वह जानता है कि उसे जल्दी करना होगा और बाहर निकलना होगा, गेट द फज आउट, नहीं तो वह बर्बाद हो जाएगा। आखिरकार वह दरवाजा खोलता है जिससे रेने अपने पिता को देखकर चौंक जाती है। वह उसके यहां उसके साथ होने की उम्मीद नहीं कर रही थी। पूरी स्थिति से रुचि लेते हुए क्री को मानव में दिलचस्पी होती है। इस बीच हमारा लड़का यहां अपने अस्तित्व पर सवाल उठा रहा है क्योंकि अब उसे उसके पिता को बेवकूफ बनाने के लिए एक बहाना ढूंढना होगा। अगर उन्हें पता चल गया कि उसने क्या किया है तो उसे मौके पर ही मार दिया जाएगा। लेकिन किसी कारण से क्राइट ने अभी तक उंगली नहीं उठाई है। क्रीड अपनी बेटी की ओर मुड़ता है और पूछता है कि क्या उसने डोमेन को क्लियर कर लिया। इसकी पुष्टि करने के बाद मुखिया मानव से उसके पीछे चलने का अनुरोध करता है। यह न जानते हुए कि उसके लिए क्या तैयार है, लेखक सोचता है कि आगे क्या होने वाला है। वह तेजी से सूट का अनुसरण करता है और वह अब विशेष नोट से परामर्श भी नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास पर्याप्त मनाशक्ति माना या देने के लिए चीजें नहीं हैं। बेयर्स फैमिली के पारिवारिक हवेली मैंशन के अंदर पहुंचने पर क्री संकेत करता है कि बाकी सभी अपने क्वार्टरों में लौट जाएं। खुशी है कि उसे भागने का मौका दिया जा रहा है। एडेल अंदर ही अंदर जश्न मना रहा है जब तक उसे एहसास नहीं होता कि चोरी से उसकी निगरानी करने के लिए गार्ड हैं अगर उसने आदेशों का उल्लंघन करने की कोशिश की। अपने कार्यालय में क्री अपनी बेटी से मिलता है, इस बात पर जोर देता है कि रेने ने अंतिम कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, लेकिन फिर भी वह चाहता है कि वह ट्रेनिंग स्कूल में प्रवेश करने के अपने निर्णय के बारे में सुनिश्चित हो। रेने जाने के लिए दृढ़ है और हां का जवाब देती है। क्री एक पल के लिए चुप हो जाता है, फिर उससे पूछता है कि रिवॉर्ड स्टेज में उसने किस मानव का सामना किया। उसकी शक्तियों से चौंका देने वाले तरीके को याद करते हुए रेने उसे एक मजबूत व्यक्ति के रूप में पुष्टि करती है। यह मुखिया के कानों को प्रसन्न करता है जिससे वह रहस्यमयी मानव के बारे में उत्सुक हो जाता है। वह अपनी बेटी के सैटान स्कूल में प्रवेश को मंजूरी देकर उनकी चर्चा समाप्त करता है। जहां तक क्रीड का सवाल है, भाई ब्रो अपनी बेटी के बारे में भी नहीं सोच रहा है। वह उस मानव से अधिक प्रभावित है जो डोमेन में प्रवेश करता है और अपने दम पर इसे क्लियर करता है। इसके अलावा उसने सुपरबिया की आंख पर दावा किया और हां, यह मूल रूप से पुष्टि करता है कि वह जानता है कि हमारा लड़का उसके कब्जे में है। आखिरकार रेने की राय सबसे आश्वस्त करने वाली पुष्टि है जो वह प्राप्त कर सकता था। ये सभी कारक एक बात की ओर इशारा करते हैं, वह मानव को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर सकता था। जब यह हो रहा है, अनजान लेखक सोच रहा है कि उसे उनके खत्म होने का इंतजार कब तक करना होगा। आखिरकार मानव को मुखिया के कमरे के लिए दिशा निर्देश दिए जाते हैं। वह क्री के सामने प्रकट होता है जो उसे धमकी भरी नजर से घूरता है। एडेल पहले से ही डरा हुआ है कि आगे क्या होने वाला है और सोचता है कि राक्षस मुखिया इससे कैसे निपटेगा। वह पूछता है कि क्रीड ने उसे जीवित रहने की अनुमति क्यों दी। मुखिया अपने चेहरे पर मुस्कान उकेरता है, इससे पहले कि वह उसे अपनी बेटी को प्रभावशाली डिग्री तक बेवकूफ बनाने की हिम्मत के लिए कोसता है। साथ ही वह ऑरा की भारी मात्रा डालता है जिस बिंदु पर एडेल उसके नीचे समर्पण करने के लिए मजबूर हो जाता है। उसे एहसास होता है कि मुखिया मानव को मारने का इरादा नहीं रखता, जो एक ऐसी टिप्पणी है जिसे क्रीड मनोरंजक पाता है। दबाव छोड़ते हुए वह मानव को अपनी सामान्य स्थिति में लौटने की अनुमति देता है, लेकिन एडेल यहां उस अनुभव से घबराया हुआ है जो उसने अभी झेला है। क्रीड मानव की तेज बुद्धि से प्रभावित है और उसका नाम पूछता है। एडेल अपने परिवार के संबंधों को शामिल किए बिना अपना नाम बताता है। मुखिया तब मानव के शरीर में हेरफेर करने के लिए अपनी राक्षसी शक्ति डिमोनिक फोर्स का उपयोग करता है। इस समय हमारा लड़का वास्तव में अनजान है कि यह आदमी वास्तव में उससे क्या चाहता है। क्रीड उसे अपना मुंह खोलने का आदेश देता है। वो
फिर वो पॉज अगेन। राक्षस मुखिया साझा करता है कि उसे बस अपनी बेटी को बताई जा रही कहानी के साथ आगे बढ़ते रहना है। जब यह हो रहा है तो एक अंधेरी ऊर्जा हमारे लड़के के मुंह में प्रवेश करती है, जिससे वह अंदर से घुटता है। क्रीड उसे याद दिलाता है कि उसके शरीर के अंदर का जहर मानव को तुरंत मार देगा अगर वह कभी उन्हें धोखा देने की कोशिश करता है। एडेल यहां अपने शब्दों से घुट रहा है, जबकि क्रीड आराम से उसे बताता है कि वह उसे बाद के आदेशों के लिए रहने के लिए एक अच्छी जगह देने जा रहा है। एक तरफा मुठभेड़ एडेल के शब्दहीन होने के साथ समाप्त होती है। अगले दृश्य में उसे रहने के लिए अपने नए क्वार्टर दिखाए जाते हैं। दुर्भाग्य से एडेल के पास इतना विकल्प नहीं है कि उसे जो कुछ भी दिया गया है उसे इस जर्जर घर शैबी हाउस में स्वीकार करना होगा। वह इस बात से काफी खुश है कि उसकी जान अब भी के लिए बख्शी गई थी, भले ही ऐसा लगता है कि उसे एक उपकरण टूल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा लेखक मुखिया की स्वीकृति अर्जित करने के लिए खुश है, जो लंबे समय में उसके लिए अनुकूल साबित हो सकता है। जहां तक उसके लक्ष्यों का संबंध है, इस आदमी को अपने शरीर के अंदर के उस जहर के बारे में कुछ करना होगा। चतुराई से अपनी पोजीशन ट्रांसफर क्षमता का उपयोग करते हुए एडेल निर्जीव जहर को अपने शरीर से बाहर निकालने के लिए मजबूर करता है। वह यह भी नहीं सोच सकता कि क्या भयानक परिणाम होंगे अगर उसके शरीर से कुछ और टेलीपोर्ट हो गया होता। वैसे भी एडेल जहरीले प्राणी को मारना नहीं चाहता, यह जानते हुए कि यह राक्षस मुखिया को सचेत करेगा। प्राणी जाग जाता है क्योंकि उसकी मना शक्ति माना की आपूर्ति काट दी गई थी। अंत में एडेल अपने बिस्तर पर गिर जाता है, यह जानते हुए कि वह अब जहर से धमकी नहीं है। छोटा प्राणी उसके ठीक बगल में सो रहा है। वह सोने की कगार पर है जब स्टेटस विंडो खुलती है, जो उसे उसकी क्षमताओं में उन्नयन अपग्रेड के बारे में सचेत करती है। पोजीशन ट्रांसफर लेवल 2 तक पहुंच गया, लेकिन मना शक्ति माना की लागत बहुत अधिक मांग वाली है। एडेल सोचता है कि क्या कोई रास्ता है जिससे वह वास्तव में अपनी मना शक्ति माना पूल बढ़ा सके, ताकि वह कहानी के मुख्य पात्रों के खिलाफ अपना बचाव कर सके। उसने पता लगाया कि वास्तव में इस प्रभाव को प्राप्त करने का एक तरीका है। दृश्य रेणे के भावहीन चेहरे पर कट जाता है, क्योंकि वह हमारे लड़के की योजना को अब तक अस्वीकार करती है। पिछले 3 दिनों से वह उस पर नजर रख रहा है। भाई, ब्रो, वास्तविक जीवन में गोस्टेड हो रहा है। यह उसकी स्थिति कितनी खराब है। लेखक मानता है कि उसके पास एक उज्ज्वल व्यक्तित्व होना चाहिए था, लेकिन अपनी मां की हानि के कारण वह निर्दयी और दूर हो गई है। यहां तक कि लेखक के रूप में उसे उसके साथ हुई घटना के लिए खेद है। मुखिया के नौकर एडेल और रेने दोनों को पुकारते हैं क्योंकि क्रीड ने उन्हें बुलाया है। एडेल सोचता है कि यह रेने के राक्षसी स्कूल साइतान में प्रवेश के बारे में होना चाहिए। बेशक छिपे हुए डोमेन को सफलतापूर्वक क्लियर करने की उसकी उपलब्धि के बावजूद साइतान एक अलग स्तर पर था। क्रीड अपनी बेटी से कहता है कि वह थोड़ी देर बाद मरने के लिए नियत है, और अगर ऐसा होता है तो वह कभी भी अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाएगी। इससे रेने में निराशा और उदासी की हवा आ जाती है। इस बीच एडेल यहां माता पिता बेटी की बातचीत में तीसरे पहिए थर्ड व्हील की तरह महसूस कर रहा है। उन दोनों के आश्चर्य के लिए राक्षस मुखिया उसकी अंगरक्षक बॉडीगार्ड को उसे सुरक्षित रखने में मदद करने के लिए सौंपता है। उसके आश्चर्य के लिए लड़की सचमुच इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है, जो वास्तव में मजाकिया है, यह देखते हुए कि वह हमारे लड़के से दूर रहने के लिए अपने ही लक्ष्यों को रौंदने को तैयार है। साइतान के बारे में बात यह है कि यह एकमात्र ऐसा स्कूल है जहां कई राक्षसी लोगों के होनहार उत्तराधिकारी हेयर्स इकट्ठा होते हैं। वे लगातार मुख्य पात्रों के इंपीरियल स्कूल के साथ संघर्ष का अनुभव कर रहे हैं, और मूल कहानी में रेणे संघर्ष के कारण अपनी मौत का सामना करने के लिए नियत थी। यह ग्रह पर सबसे खराब स्थान है, क्योंकि राक्षसों के लिए मौत हमेशा समय की बात होती है। इसके बावजूद रेने वहां जाने के लिए तैयार है। जहां तक एडेल का सवाल है, वह सोचता है कि यह उसकी मैन पावर और नेटवर्क बढ़ाने के लिए एकदम सही जगह है। आखिरकार, चूंकि वह लेखक है, वह स्कूल में होने वाली कहानी की घटनाओं के बारे में जानता है।
अपना मौका लेते हुए एडेल जाने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन उसकी एक अंतिम मांग है। लेखक मनाशक्ति माना से संबंधित कुछ मांगता है, जिसे राक्षस मुखिया मनोरंजक पाता है, क्योंकि उसने सोचा था कि मानव जहर से बाहर निकलने के लिए बातचीत करने की कोशिश करेगा। अच्छी बात यह है कि क्रीड को अभी तक इस तथ्य का पता नहीं चला है कि एडेल के शरीर के अंदर अब जहर नहीं है। क्रीड उसे कोसता है, लेकिन उसकी मांग पर विचार करता है। अब जब वे अकेले हैं, एडेल सोचता है कि राक्षस मुखिया उसे मनाशक्ति माना के लिए क्या देगा। क्रीड खुलासा करता है कि यह विशेष खजाना उसके परिवार की विरासत का हिस्सा है, इसलिए वह चाहता है कि यह मामला गोपनीय रहे। यह समझते हुए कि मानव की मनाशक्ति माना मूल रूप से नगण्य है, राक्षस मुखिया उसे एक ऐसी शक्ति उधार देने के लिए तैयार है जो उसकी बेटी के लिए उसे जीवित रहने में मदद करेगी। क्रीड अपनी राक्षसी ऊर्जा डिमोनिक एनर्जी को चैनल करता है और घोषणा करता है कि वह मनुष्यों को उनके परिवार की कल्टीवेशन टेक्निक सिखाएगा, जो एडेल की अपेक्षाओं को चकित कर देता है और उसे मूल तक हिला देता है। राक्षस मुखिया राक्षसों की शक्तियों को एक मानव पर प्रदान करने के लिए डीमन गॉड की सहायता का अनुरोध करता है। क्रीड का मंत्र समाप्त होता है और उसका शरीर बैंगनी राक्षसी ऊर्जा पर्पल डिमोनिक एनर्जी से भड़क उठता है। मुखिया के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, जो प्रभावित है कि हमारे लड़के की मानसिक दृढ़ता मेंटल फोर्टिट्यूड इतनी प्रभावशाली है कि उसने शक्ति वृद्धि के बाद भी अपनी सनक बनाए रखी। एडेल सीखता है कि उसकी कल्टीवेशन तकनीक उसे सीधे डीमन गॉड के माध्यम से मनाशक्ति माना प्राप्त करने में मदद करेगी, जिसका अर्थ है कि उसके पास अब एक अत्यधिक शक्तिशाली ओवरपावर्ड मनाशक्ति का भंडार स्टोरेज है। दिलचस्प बात यह है कि CIT ने देखा है कि मानव के परिवार का संबंध 7 घातक पापों 7 डेडली सिंस से है। हालांकि मानव अज्ञानता का नाटक करने का प्रयास करता है, राक्षस मुखिया इस बात पर जोर देता है कि वह मानव से आने वाली किसी भी विश्वासघाती योजना बिट्रेयल स्कीम्स के बारे में चिंतित नहीं है। आखिरकार जहर कीड़ा पॉइजन वर्म सब कुछ संभाल लेगा अगर वह वास्तव में एक जासूस स्पाई निकला। लेखक आधे राक्षस के परिवार का 7 घातक पापों से जुड़ा होना जानकर काफी हैरान है, भले ही उसने लेखक के रूप में मूल कहानी में इसे शामिल नहीं किया था। क्रीड उसे जाने के लिए कहता है और अगले दृश्य में हम अपने लड़के को जंगल में अपने दम पर ध्यान मेडिटेटिंग लगाते हुए पकड़ते हैं। उसका मानना है कि यह स्थान उसकी शक्तियों का अभ्यास करने के लिए उपयुक्त होना चाहिए, खासकर जब मनाशक्ति माना नियंत्रण से बाहर होना आसान है। सामान्य ध्यान मेडिटेशन शांतिपूर्ण और शांत लगता है ना? खैर, इस आदमी के लिए नहीं। वह तनावग्रस्त हो रहा है, डीमन गॉड से मदद मांग रहा है, यह प्रतिबिंबित करते हुए कि इसके बाद वह कभी भी मानव मनाशक्ति माना का उपयोग नहीं कर पाएगा। फिर भी उसके पास कोई विकल्प नहीं है और उसे यहां अपने अस्तित्व के लिए लड़ना होगा। धमकी भरी आंखें आकाश से उसे घूरती हैं। डेमन गॉड इस मानव को एक गंदी शर्मिंदगी फिल्थी डिस्ग्रेस मानता है और यहां तक कि उस पर देशद्रोही ट्रेटर के खून को ले जाने के लिए दहाड़ता है। मेरे लिए यह मजाकिया है कि एडेल एक ही समय में इतना तेज और धीमा कैसे है। वह यहां डेमन गॉड से पूछ रहा है कि क्या वह वास्तव में वह इकाई है जो इस दुनिया में राक्षसों को नियंत्रित करती है। इस देवता को गर्व के देवता गॉड ऑफ प्राइड के रूप में जाना जाता है। एडेल पूछता है कि क्या वह इस अनुभव से बच जाएगा। डेमन गॉड इस बात पर जोर देता है कि अगर वह चाहता तो वह पहले ही मर चुका होता, लेकिन अजीब तरह से वह उसे मारना नहीं चुनता, क्योंकि किसी कारण से वह उसके साथ रिश्तेदारी किनशिप की एक अस्पष्टीकृत भावना महसूस करता है। इसीलिए वह उन पर गर्व के निशान मार्क ऑफ प्राइड प्रदान करके मनुष्यों की मदद करने को तैयार है। यह प्रतीक इंसिग्निया गर्व के देवता की शक्तियों का प्रतिनिधित्व है। हालांकि देवता उसे चेतावनी देता है कि वह ऐसी शक्तियों के प्रति अपना आत्म संयम कंपोजर न खोए, क्योंकि वे उसे पागल बना देंगी। एडेल ने अब एक देवता की शक्ति प्राप्त कर ली है, जिससे इस नरकीय आयाम हेलिश डायमेंशन में उसके बचने की संभावना बढ़ गई है। इस समय वह सोचता है कि उसका पूरा शरीर निशानों और टैटू से ढक जाएगा।
अचानक लेखक को किसी की उपस्थिति का आभास होता है जो उसकी पीठ से जासूसी कर रहा है। रेने दोनों के आश्चर्य के लिए देखी गई। यह उसके लिए वास्तव में बुरा है, क्योंकि उसके पिता स्पष्ट रूप से नहीं चाहते थे कि वह इस बारे में जाने। वह डार्क प्रीस्ट शब्द बुदबुदाती है जो उसके सिर के ऊपर से उड़ जाता है। 1 महीने आगे तेजी से आगे बढ़ते हुए एडेल ने लगातार प्रशिक्षण लिया है और उसकी मनाशक्ति आपूर्ति माना सप्लाई उस छोटी अवधि के प्रशिक्षण में 3 गुना हो गई है। उसे संदेह है कि कुछ वर्षों में उसके पास मानव लोक के सभी 6 घरों के उत्तराधिकारियों हेयर्स को पार करने के लिए पर्याप्त मनाशक्ति जमा हो जाएगी। अपनी वर्तमान स्थिति में वह आसानी से टेलीपोर्ट किए बिना छिपे हुए हिडन डोमेन पर विजय प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा भाई ब्रो यह सवाल कर रहा है कि रेने हाल ही में प्रशिक्षण मैदानों के बजाय उसके घर के सामने प्रशिक्षण क्यों ले रही है। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उसने उसका सामना करने का फैसला किया। शुक्र है रेने उससे बच नहीं रही है जैसा कि वह जिद्दी तरीके से किया करती थी। एडेल सोचता है कि लड़की शायद उसे किसी तरह के पुजारी प्रीस्ट के रूप में गलत समझती है जो डीमन गॉड के साथ संवाद कर सकता है। आखिरकार वे ही एकमात्र हैं जो डीमन गॉड के साथ संवाद कर सकते हैं। शुक्र है कि उसने गर्व के देवता के साथ साझा की गई सटीक बातचीत पर जासूसी नहीं की, लेकिन इस मामले में राक्षस राजा की बेटी के लिए एक श्रेष्ठ सुपीरियर के रूप में व्यवहार किया जाना उसके लिए केवल परेशानी बढ़ाएगा। उसका एक बार फिर संबोधित करते हुए एडेल निवेदन करता है कि वह उसी तरह व्यवहार करे जैसा वह पहले करती थी। हालांकि लड़की को अपनी शक्तियों को देखने के बाद उसके साथ ठंडा व्यवहार करने पर थोड़ा शर्म महसूस होता है। उसके अंगरक्षक के रूप में कार्य करते हुए वह रेने को याद दिलाता है कि वह केवल आदेशों का पालन कर रहा है, इसलिए वह भी आराम से व्यवहार करना चाहता है। रेने उसके शब्दों का पालन करने का फैसला करती है और उसे उसके लिए पानी लाने का आदेश देती है। भाई ब्रो समझ नहीं पाता कि वह क्या योजना बना रही है। रेने इस बात पर जोर देती है कि वह बस उसी का पालन कर रही है जो उसने अभी कहा था, उसके साथ ठंडा व्यवहार करके। एडेल को एहसास होता है कि इस बिंदु पर इस आदमी को उसकी हर बात का पालन करना होगा। इस समय यार जीत नहीं सकता। उसके लिए कुछ पानी लाने के बाद वह आकलन करता है कि उसे एक डोमेन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से रेने उससे हर जगह चिपकी हुई है। कहानी के मुख्य पात्र के राक्षसी लोक में जल्द ही जाने का मुद्दा है। वह नहीं चाहता कि उस डोमेन का खजाना खो जाए, क्योंकि इसका इनाम उसे शैतान में जीवित रहने में मदद करेगा। लेखक उससे उसकी नामांकन परीक्षा एनरोलमेंट एग्जाम की तैयारियों के बारे में पूछता है। रेने थोड़ी हैरान है कि वह ऐसा सवाल पूछ रहा है। एडेल का तर्क है कि उसे अंततः सबसे मजबूत मनुष्यों से लड़ना होगा, इसलिए यह पूछना उसे चिंतित करता है। रेने बिल्कुल भी चिंतित नहीं लगती, यह कहते हुए कि उसने सब कुछ तैयार कर लिया है। एडेल सुझाव देता है कि वह डबल चेक करे, क्योंकि अगर वह कुछ महत्वपूर्ण भूल गई तो यह हमेशा उसके रास्ते में कांटा बन सकता है। रेने उसकी अस्पष्ट भाषा इम्प्रिसाइज लैंग्वेज से नाराज हो जाती है। एडेल खुलासा करता है कि वह उसकी वास्तव में चिंता करता है, लेकिन यह लड़की तेज है, वह इतनी आसानी से हेरफेर होने के लिए तैयार नहीं है। उसने तुरंत देख लिया कि वह उसकी अनुपस्थिति में अपने दम पर जाना चाहता है। भाई ब्रो अपने दृष्टिकोण के साथ एक मृत अंत डेड एंड से मिलता है, जबकि रेने यहां परेशान है कि वह उससे ऊब सकता है। उसे शांत करने के लिए एडेल अंततः अपनी रुचि की सच्चाई प्रकट करता है, पास के एक डोमेन पर विजय प्राप्त करने में। गुस्सा होने के बजाय वह वास्तव में चिंतनशील स्थिति में चली जाती है। वह उससे कहती है कि उसने वास्तव में कुछ भूल गई है, जैसा कि उसने कहा था। पहले तो हमारा लड़का जितना खुश हो सकता था उतना खुश था, लेकिन फिर उसने खुलासा किया कि जो वह भूल गई वह वास्तव में प्रशिक्षण के लिए वार्मिंग अप है। संक्षेप में, लड़की उसके साथ डोमेन पर विजय प्राप्त करने और अपने कौशल को वार्म अप करने के लिए जाना चाहती है। उसे लगता है कि यह आसानी से एक दिन में विजय प्राप्त करने योग्य होगा। बेशक एडेल चिंतित है, लेकिन वह अपने श्रेष्ठ के रूप में उसे इनकार नहीं कर सकता। आइए
इस गुप्त डोमेन के बारे में और जानें। इसे अमर अनडेड के डोमेन का शीर्षक दिया गया है, इसलिए आप केवल अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे क्या आने वाला है। अमर अनडेड का डोमेन कभी नेक्रोमैंसर्स द्वारा शासित था, लेकिन अब यह अमर सैनिकों अनडेड सोल्जर्स से भरा एक परित्यक्त स्थल अबैंडन्ड साइट से ज्यादा कुछ नहीं है। जब नेक्रोमैंसर्स को युद्ध में मार दिया गया था, रेने को डोमेन के बारे में व्यापक ज्ञान है और यह उसे चिंतित करता है क्योंकि यह खतरनाक है, क्योंकि यह एक मध्य उच्च स्तर मिडिल अपर लेवल का डोमेन है। अभी अमर सैनिकों की संख्या चिंताजनक है, इसलिए इस मिशन में रेने की मदद जरूरी होगी। एकमात्र समस्या यह है कि साथ जाने से उसके लिए उसके साथ भागना मुश्किल हो जाएगा, और अगर खबर मुखिया के कानों तक पहुंची तो उसे खतरे में डालने के लिए परेशानी होगी। इसीलिए वह उसे न आने का अनुरोध करता है, मुखिया की प्रतिक्रिया पर प्रकाश डालते हुए बिना उसकी अनुमति के छोड़ने के लिए। लेकिन यह राक्षसी लड़की पहले से ही तैयार है। वह हवेली से एक गुप्त निकास सीक्रेट एग्जिट जानती है। वह उसे उस गुप्त छेद सीक्रेट होल तक ले जाती है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। एडेल को एहसास होता है कि वह इतनी लापरवाही से ऐसा करने के लिए छिपकर बाहर निकलने की आदी होनी चाहिए। रेने उसका जवाब नहीं देती और वे जल्दी से बाहर निकलने के लिए निकास का उपयोग करते हैं। एक धुंधली पर्वत श्रृंखला मिस्टी माउंटेन रेंज में पहुंचने पर यह जोड़ी आगे चलती है। एडेल पूछता है कि इसमें कितना समय लगेगा, लेकिन इससे उसकी नाराज प्रतिक्रिया होती है। उसे एहसास होता है कि उसने गड़बड़ कर दी और उसे बताता है कि वे वैसे भी आगे बढ़ेंगे। रेने समझाती है कि उन्हें पहाड़ पर चढ़ना होगा और उसके लिए बस इतना ही होगा। यह कहना आसान है, लेकिन हमारे लड़के के लिए वह अंदर से पीड़ित है। अंततः वे वांछित स्थान पर पहुंच गए। जगह नष्ट और परित्यक्त हो गई है। रेने यहां अपनी भाषा में कोस रही है, जबकि लेखक का मानना है कि उसे अपना परिवार का नाम उससे छिपाना होगा, चाहे जो भी हो। अब जब वह अंदर का रास्ता जानता है, जोड़ी आगे खोदती है। डोमेन एक बड़ी चट्टान की मूर्ति रॉक स्टैच्यू के नीचे स्थित है, जिसके नीचे सैनिक अपनी भूमि की रक्षा के लिए तैनात हैं। जगह के प्रवेश द्वार पर पहुंचने पर एडेल उसके लिए अग्रणी होने की पेशकश करता है, लेकिन रेने आत्मविश्वासी है और आगे बढ़ना चाहती है। डोमेन के अंदर एडेल इस बात से प्रभावित है कि यह कितना उज्ज्वल है। रेने अंततः उन्हें उस सटीक स्थान तक ले जाती है जिसकी वे तलाश कर रहे थे। इसकी ऊर्जा से अकेले लेखक न्याय करता है कि यह बियर्स के प्रशिक्षण मैदानों की तुलना में एक और अधिक शक्तिशाली क्षेत्र है। उसे संदेह है कि कम से कम 100 कब्रें यहां दफन हैं। रेने और हमारा लड़का आगे बढ़ रहे हैं जब अचानक एक बोनहेड और उसके साथी मित्र जमीन से निकल आते हैं। ये गंजे हड्डियों के थैले बॉल्ड बैग्स ऑफ बोन्स हर दिशा से जोड़ी को घेर लेते हैं। अपनी क्षमताओं को चैनल करते हुए रेने अपनी एडवांस जारी करती है और कंकाल सैनिकों स्केलेटल सोल्जर्स को कागज की तरह विघटित कर देती है। अभी एडेल वास्तव में खुश है कि वह उसे साथ लाया। वह समझता है कि कम से कम एक नेक्रोमैंसर सैनिकों के उपयोग पर जादू डाल रहा होगा, इसलिए उन्हें उसे लक्षित करने की आवश्यकता है। वह एक हमले को रोकता है और रेने को बताता है कि वह ठीक उसके पीछे होगा। पराजित सैनिक केवल पुनर्जीवित रिजरेक्टिंग होते हैं, जिससे वह चौंक जाती है। अपने सैनिकों का नेतृत्व करने वाला नेक्रोमैंसर उन्हें घूरता है। डोमेन में पैर रखने की उनकी हिम्मत से प्रभावित होता है। उसने दोनों घुसपैठियों को खत्म करने के लिए अपने सैनिकों को आदेश दिया। यह जोड़ी के लिए बुरा है, क्योंकि अमर सैनिक अनडेड सोल्जर्स पुनर्जीवित होते रहते हैं। एडेल उसे आगे बढ़ते रहने और नेक्रोमैंसर को लक्षित करने का निर्देश देता है। जहां तक उसकी बात है, वह एक खुला रास्ता बनाने में व्यस्त है ताकि वह अपने लक्ष्य को निष्पादित कर सके। यहां और सैनिकों को हराते हुए लेखक उसे बताता है कि उसने इस तरफ कवर कर लिया है, इसलिए वह अपनी भूमिका पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। अपनी शक्तियों को चैनल करते हुए राक्षस मुखिया की बेटी नेक्रोमैंसर को मारने के लिए आगे बढ़ती है। जादूगर उन्हें रोकने के लिए और भी सैनिकों को बुलाता है, लेकिन एडेल सोचता है कि अगर वे ORB को तोड़ सकें तो उन्हें जल्दी से खत्म करने पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, तो यह लड़ाई उतनी ही अच्छी होगी जितनी चली गई।
जैसे ही उनकी परेशानियां 1 मिलियन तक बढ़ जाती हैं, जब कहीं से भी एक गोडडैम किंग कॉन्ग आकार किंग कॉन्ग साइज्ड का कंकाल बाहर निकल आता है। एडेल रेने के लिए चिंतित है, लेकिन किसी भी कमजोर माना चरित्र की तरह पिटने के बजाय यह लड़की वास्तव में पूरी फुल स्विंग में प्राणी को हरा देती है। वह एडेल की सोच से कहीं अधिक शक्तिशाली है। इसके साथ वह नेक्रोमैंसर तक पहुंचने के लिए पोजीशन ट्रांसफर सक्रिय करता है। उनके बीच की दूरी, उसकी नवीनतम क्षमता उसे खुद के बजाय एक दूसरे के साथ वस्तुओं की अदला बदली स्वैप ऑब्जेक्ट्स करने की अनुमति देती है। इसलिए वह एक्सचेंज कास्ट करता है, जो नेक्रोमैंसर की पकड़ से ऑर्ब को छीन लेता है और इसे सीधे एडेल के हाथ में रख देता है। वास्तव में यही सब उन्हें चाहिए था, क्योंकि बोनहेड जादूगर, बोनहेड मेज, मूल रूप से कास्ट करने में असमर्थ होने के बिना कुछ किए है। ऑनर्ब के कुचले जाने और खत्म हो जाने के साथ नेक्रोमैंसर अपने समन्स के साथ स्वचालित रूप से हार गया। उनके संयुक्त प्रयासों के लिए धन्यवाद। वे खतरे को नीचे लाने में सफल रहे। दिलचस्प बात यह है कि नेक्रोमैंसर के अंतिम शब्द मानव एडेल के प्रति कृतज्ञता के थे। उसे एक तीखा एहसास होता है, वह वही है जिसने अपनी कहानी में इस जगह की त्रासदी लिखी थी, और इस वजह से वह वास्तव में अपने पात्रों के लिए दुखी महसूस करता है और आशा करता है कि वे अब आखिरकार शांति से आराम कर पाएंगे। रेने सवाल करती है कि क्या बॉस बैटल के बाद उनके लिए और कुछ करना बाकी है। बेशक, इनाम संग्रह, रिवॉर्ड कलेक्शन है। आखिरकार उसे वह आइटम मिल जाएगा जिसकी उसे बेताबी से आवश्यकता है। आइटम को डार्कनेस का फैंग ऑफ डार्कनेस कहा जाता है। राक्षसी लोक के एक विशेष स्पेशल स्टील से बना एक खंजर, डैगर। इसके साथ यह अंधेरे को माना में बदल सकता है और अंधेरे में किसी की क्षमताओं को बढ़ा सकता है। दूसरा आइटम एक अंगूठी है जिसे शाश्वत पूर्णिमा, इटर्नल फुल मून कहा जाता है, जो उपयोगकर्ता को चंद्रमा की रोशनी, मूनलाइट के साथ तेजी से माना को अवशोषित करने की अनुमति देता है। एडेल खंजर से काफी प्रभावित है और एहसास करता है कि वह इस हथियार के साथ अपने डार्कनेस ट्रेट को अधिकतम कर सकता है। जहां तक अंगूठी का सवाल है, उसका वास्तव में इसका कोई उपयोग नहीं है, इसलिए वह रेने की ओर मुड़ता है और उसे पेशकश करता है। वह इनाम के साथ ठीक है और इसे स्वीकार कर लेती है, उसके लिए एक सज्जन जेंटलमैन की तरह काम करते हुए। एडेल उसे उसकी उंगली पर रखता है, जिससे वह अनुभव से स्पष्ट रूप से शर्मा जाती है। वह तुरंत अपना हाथ खींच लेती है, भ्रम में प्यारा क्यूटली व्यवहार करती है। हमारा सघन डेंस प्रोटैगोनिस्टी, कोई अंदाजा नहीं है कि वह इस तरह क्यों व्यवहार कर रही है। रेने अभी भी शर्मिंदा महसूस कर रही है, अंगूठी के प्रभावों को अपने शरीर में बहता हुआ महसूस करती है। उसे वह वास्तव में पसंद है। अगला, एडेल इस जगह का सारा सोना रखने का फैसला करता है, लेकिन ब्रो के सपने तब टूट जाते हैं जब रेने अपनी किलिंग मशीन मोड में चली जाती है और उसे डोमिनो के साथ स्वार्थी, सेल्फिश न होने की चेतावनी देती है। डोमेन समाप्त होने के साथ जोड़ी रात के खाने से ठीक पहले हवेली लौट आई। अगले उन्होंने एक साथ प्रशिक्षण जारी रखा और एक और महीना बीत गया। अंततः लेखक राक्षसी लोक में बहुत प्रगति कर रहा था। उसने लगभग 1300 माना अर्जित की थी, जो लोक में मध्य स्तरीय राक्षसों, मिड टीयर डीमंस के बराबर है। अंततः राक्षस मुखिया ने कुछ दिनों बाद उन्हें बुलाया। आखिरकार साइतान में प्रवेश करने का मौका देने की अनुमति दी। आखिरकार दोनों के लिए समय आ गया है। वे प्रवेश परीक्षा, एंट्रेंस एग्जाम के लिए राजधानी कैपिटल जाएंगे। उनकी तैयारियां पूरी होने के साथ मुखिया उन्हें बस चले जाने का आदेश देता है। वह एक उचित विदाई, प्रॉपर फेयरवेल के बारे में भी परवाह नहीं करता। रेने के चेहरे को देखकर एडेल को एहसास होता है कि वह दुखी है। वह बस अपने पिता के सामने झुकती है और चली जाती है। अगला, हमारा लड़का उसका साथ देने के लिए ऐसा ही करता है, लेकिन जाने से पहले सियाइट रुककर उसे याद दिलाता है कि उसकी मानव से बहुत अधिक उम्मीदें हैं, और यह दृश्य एक तरह से दुखद है। मुखिया एक मानव को कुछ आशा की कामना कर रहा है, लेकिन अपनी ही बेटी को नहीं, जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अगले दृश्य में उनकी गाड़ी कैरेज
तैयार है, क्योंकि क्रीड ऊपर से उन्हें घूरता है। लेखक नोटिस करता है कि राक्षसों में भी अपने बच्चों के लिए विचारशील भावनाएं होनी चाहिए, क्योंकि वह बता सकता है कि क्रीड वास्तव में अभी अपनी बेटी की परवाह करता है। लेखक अपने भविष्य के बारे में चिंतित हो सकता है, लेकिन वह राक्षसी स्कूल शैतान में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी करना पड़े करने को तैयार है। उनकी यात्रा एक झटके वाली सवारी, बम्पी राइड के साथ शुरू होती है। जब से उन्होंने हवेली छोड़ी है, रेने डरावने ढंग से शांत है। वह सोचता है कि क्या वह गलती पर है। आखिरकार वह उसकी ओर देखने के लिए मुड़ती है। एक तेज घूरने के साथ यह दर्शाता है कि वह उससे कितना अधिक सुंदर है जितना उसने शुरुआत में सोचा था। भाई, ब्रो, एक राक्षसी बैटी, डीमन बैटी द्वारा उठाया जा रहा है। वह मुझे होना चाहिए था। एक एवरेज जो एक गॉथ गर्ल के साथ लड़खड़ाता है। यह आदमी यहां मौसम के बारे में चैट कर रहा है, क्योंकि उसके पास बात करने के लिए और कुछ नहीं है। यहां तक कि वह भी सोचती है कि वह किसी तरह का सघन डेंस है, और वह वास्तव में विशेष रूप से मजबूत नहीं है। इस बिंदु पर वह एक पुजारी, प्रीस्ट के रूप में उसकी रैंक के अपने अनुमान पर संदेह कर रही है। इस बीच एडेल सवाल कर रहा है कि सभी घूरने के साथ क्या हो रहा है। रेने खुद को उसकी शक्तियों पर संदेह करने के लिए मूर्ख कहती है जब उसने सचमुच गर्व के देवता, गॉड ऑफ प्राइड, के साथ उसकी बातचीत देखी थी। जिस तरह से वे एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं वह मजाकिया है, क्योंकि एडेल सोचता है कि वह मुसीबत में है, जबकि वह यहां हमारे लड़के के लिए भावनाओं को पकड़ रही है। अब आइए उस चीज के बारे में बात करते हैं जो हमारे लड़के ने पहले उसके साथ की थी, उसे अंगूठी देना। यह वास्तव में उनके आयाम में एक शाश्वत प्रतिज्ञा, इटर्नल वाव कहलाता है, और यह मूल रूप से किसी से शादी करने का उनका तरीका है। भले ही एडेल ने बिना एक शब्द कहे ऐसा किया हो, वह जानना चाहती है कि ऐसा करते समय उसने किस तरह की प्रतिज्ञा की। एक बार भावनाहीन रहने वाली राक्षसी वास्तव में उसकी भावनाओं को जानने में रुचि रखती है। वैसे भी एडेल उसे याद दिलाता है कि वे 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। उसके खाली शब्द उसे और भी नाराज कर देते हैं, क्योंकि लड़की उसके बारे में कुछ भी बताए बिना अपने सिर में एक रोमांस की कल्पना कर रही थी। वह बस एक झपकी एनेप लेने चली जाती है। एडेल को एक रहस्य, मिस्ट्री में रखती है।